नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब देना पड़ेगा। आपके साथ मैं हूं प्रिया सिन्हा। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद और मेदिनीपुर में रामनवमी के जुलूस के दौरान पथराव और आगजनी को लेकर अब हिंसा पर सियासत तेज है। मुर्शिदाबाद में रामनवमी के मौके पर शोभा यात्रा के दौरान हुई हिंसा मामले में एनआईए जांच की मांग की गई है। इतना ही नहीं, बीजेपी ने आरोप लगाया कि मुर्शिदाबाद में शोभा यात्रा के दौरान राम भक्तों पर टीएमसी दफ्तर से हमला किया गया। दूसरी तरफ टीएमसी बीजेपी पर निशाना साध रही है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर चुनाव से पहले ऐसा क्यों हो रहा है, और सवाल ये भी कि क्या चुनाव में ध्रुवीकरण की कोशिश की जा रही है। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। कल एक बड़ी घटना घटी उस वक्त जब रामनवमी को लेकर के जुलूस निकलता है और इसी दौरान हिंसा हुई, जिस पर इस वक्त सियासत बेहद तेज है। तो इस घटना के बाद एक बार फिर से कई सारे सवाल उठने लगे हैं। सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। कुछ खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, परिचय करवा दूं। इस वक्त हमारे साथ माधवी अग्रवाल, भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगी, मौजूद हैं। राहुल लाल राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। इसके अलावा संजय चक्रवर्ती राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर इस वक्त हमारे साथ कनेक्टेड हैं। आप तीनों का स्वागत। और सबसे पहले संजय चक्रवर्ती, आप ही के साथ चर्चा की शुरुआत करते हुए, पश्चिम बंगाल से जब ऐसी घटना सामने आती है तो कई सारे सवाल उठते हैं कि आखिरकार हर एक धार्मिक अनुष्ठान के पहले पश्चिम बंगाल में ऐसा क्यों होता है। हर एक त्योहार, हर एक आयोजन के पहले पश्चिम बंगाल में ऐसी तस्वीर क्यों आती है। विपक्ष यानी कि विरोधी जो आपके हैं वो सवाल पूछेंगे, लेकिन आखिरकार पश्चिम बंगाल में ही ऐसा क्यों? देखिए, पश्चिम बंगाल सीमा से, विदेशी सीमा से जो है अटैच है, और कई बार ममता बनर्जी सार्वजनिक मंच से इसके बारे में बार बार बोल रही थी। इलेक्शन कमिश्नर को बार बार बता रही थी कि जिस तरीके से अंतिम समय में डीआईजी का जो है तबादला किया गया, वो पूरी तरीके से साजिश के तहत किया गया। एक साजिश की वो है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को अच्छी तरीके से पता था कि अगर पुराने डीआईजी रहेंगे तो ये दंगा नहीं कर पाएंगे। फिर आपने देखिएगा, हाईकोर्ट ने 200 लोगों को इजाजत दी थी। आप देखिए, भीड़ देखिए, हजारों लोगों की भीड़ है इस जुलूस में। ये जुलूस इसको इस तरीके से ये निकालना, क्योंकि पश्चिम बंगाल में इस समय पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी हार की कगार पे है, और इसको पोलराइजेशन जैसे यही एक इनका आखिर में एक मुद्दा। अभी वहां पर ऐसी घटना घटी, इससे पहले भी तो कई सारे उदाहरण है ना। उससे पहले तो अधिकारियों का तबादला नहीं हुआ, उससे पहले तो आचार लागू नहीं हुई। हनुमान जयंती पर भी ऐसा हुआ। हाँ, बस बिल्कुल मैं उसी हनुमान जयंती पे आने वाला था। मैं हनुमान जयंती पे 1051 जुलूस निकले थे। 1051 में केवल हुबली एक ऐसा क्षेत्र था जहां पे जब जुलूस था, थोड़ा सेंसिटिव इलाका वहां पे लगता है, तो वहां पे जब टाइम दिया गया था, क्योंकि उस समय भी रमजान चल रहा था, याद होगा आपको। तो रमजान के टाइम में शाम को जो है रोजे खोले जाते हैं, तो 3:30 से लेकर के 5:30 बजे के बीच में जुलूस निकालने की इजाजत दी गई थी। इन्होंने जानबूझ करके 5:15 बजे के बाद वहां से जुलूस निकाला, जानबूझ करके लेट किया 5:15 बजे। और उसके बाद जो जुलूस का एक रूट होता है, एक रोड मैप होता है, जहां पे पुलिस की सुरक्षा होती है, उस रोड मैप पे वो गए नहीं। वो जाकर के मस्जिदों में जाकर के लात मारना, वहां पे जाकर के जो है तिरंगा भगवा झंडा लहराना, इस तरीके से आज जब हरकतें करेंगे। अच्छा चलिए, मान लीजिए, ठीक है, लेकिन किसी भी स्टेट में जो लॉ एंड ऑर्डर होगा वो तो सरकार के जिम्मे होगा ना। अगर मान लीजिए कोई तत्व वहां पर आ गए, जो रूट मैप था उस पर नहीं गए, लेकिन इसको सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी किसकी है? स्थानीय पुलिस की होगी ना। मैं इस पे आपका जवाब लूंगी, लेकिन राहुल लाल भी हमारे साथ कनेक्टेड हैं। राहुल जी, मैं लौट रही हूँ। एक मिनट संजय जी, लौटती हूँ आपके पास, ओपनिंग कमेंट ले लेती हूँ। राहुल लाल भी हमारे साथ कनेक्टेड हैं। राहुल लाल जी, आप इस पूरे घटना को कैसे ले रहे हैं? क्योंकि पश्चिम बंगाल को लेकर के, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के कई मर्तबा सवाल उठे हैं, और जब भी वहां पर चुनाव हुए हैं, चाहे वो पंचायत चुनाव हम ले ले, विधानसभा चुनाव ले ले, या फिर अब लोकसभा के चुनाव, ऐसे कई मामले पहले भी सामने आ चुके हैं। प्रिया जी, देखिए, चुनाव में हिंसा एक अलग घटनाक्रम है, लेकिन जो इस तरह से रामनवमी के समय हिंसा हो रही है वो अलग है। और हम लोगों को देखना पड़ेगा, जब हम लोग पूर्व के उदाहरण लेते हैं तो रामनवमी के दौरान अगर पिछले साल हिंसा की घटना घटी थी तो वो पश्चिम बंगाल में भी घटी थी। वो हिंसा की घटना जो है कि वो गुजरात में भी घटी थी, महाराष्ट्र में भी घटी थी, राजस्थान में भी घटी थी। तो देश में अलग अलग कई सारे जगह पर एक साथ हिंसा की घटना घटी थी। लेकिन मैं इस समय जो हिंसा की घटनाक्रम है वो मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को संविधान को पढ़ने और देखने की जरूरत है। इसमें चुनाव आचार संहिता लगी हुई है, और राज्य प्रशासन कहीं न कहीं वो सीधे सीधे चुनाव आयोग के अधीन है।
अगर इस समय चुनाव आचार संहिता के दरमियान वहां हिंसा की घटना घट रही है, तो फिर सवालों के घेरे और दायरे में कोई खड़ा है, वो चुनाव आयोग खड़ा है, क्योंकि जो अधिकारियों के ट्रांसफर, पोस्टिंग, वो तमाम तरह की जो चीजें हैं वो चुनाव आयोग कर रहा है। तो इसलिए 16 मार्च के बाद से जब से इलेक्शन की तिथियां घोषित हुई हैं, ये जिम्मेवारी उन्हें लेनी पड़ेगी। और कहीं कहीं हमें लग रहा है, जो आपने अपने भूमिका में एक सवाल पूछा प्रिया जी, ये ध्रुवीकरण, देखिए ध्रुवीकरण से किसे लाभ होना है? ध्रुवीकरण के पॉलिटिक्स के माध्यम से यहाँ पे कौन अपनी सीटों को बढ़ावा देना चाह रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल है। और उसके दायरे में कहीं कहीं खड़ा अगर वहां पे होती भारतीय जनता पार्टी होती है, क्योंकि देखिए लेकिन राहुल लाल जी, क्योंकि आप भी कांग्रेस की विचारधारा को सपोर्ट करते हैं, प्रदेश में वेस्ट बंगाल में खुद कांग्रेस के बड़े नेता सवाल उठा चुके हैं। अधीर रंजन चौधरी कह रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरीके से ध्वस्त हो गया है, तमाम चीजों को नकार देंगे क्या जो दिख रहा है? नहीं, मैं उसको नकार कर रहा हूं। मैं तो कह रहा हूं कि इस समय चुनाव आयोग की उपस्थिति में तो ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए थी। आप अगर इस समय लॉ एंड ऑर्डर को संभालने की जिम्मेवारी, अधिकारियों को ट्रांसफर, पोस्टिंग, ढंग के अधिकारियों के चयन का अधिकार किसके पास था? तो अभी इस समय जो नाराजगी है, आप इलेक्शन के पहले जो ये घटना घटी है, सोचिए कल इलेक्शन होने हैं और एक दिन पहले, 2 दिन पहले रामनवमी के दिन ये घटना घट रही है। ठीक है, हम जवाब ले लेते हैं। ठीक है, मैं लौट रही हूँ। हम जवाब ले लेते हैं। माधवी अग्रवाल भी भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता है, हमारे साथ जुड़ गए हैं। माधवी जी, दोनों ने आप पर सवाल उठाया है और टीएमसी का तो ये कहना है कि दरअसल बीजेपी इस मौके का फायदा उठाने की कोशिश कर रही है। राहुल लाल कह रहे हैं कि आपके राज्य में भी तो ऐसा हुआ है। मैं 2-3 बातें बहुत क्लियरली रखना चाहती हूँ। सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूंगी कि जिस तरीके की स्पीच ममता बनर्जी लगातार मंच से दे रही थी, उनकी स्पीच के वर्ड आप सुनिए। उनका सेंटेंस ये था कि 17 तारीख, आगामी 17 तारीख जो है वो उनके दंगा करने वाला दिन है। पहला तो उन्होंने स्टेज से इस तरीके से बात की, सार्वजनिक मंच से मुख्यमंत्री का 17 तारीख यानी रामनवमी को दंगा का दिन कहने वाली जो मुख्यमंत्री है, उसका प्रभाव किस तरीके से अराजक तत्वों पे पड़ सकता है, ये सोचने वाली बात है। दूसरी बात, ये जो पॉइंट उठा रहे हैं, ये कह रहे हैं कि वहां से डीजी का ट्रांसफर कर दिया गया, ठीक एक दिन पहले, जो कि ममता बनर्जी ने भी उठाया इस पॉइंट को। लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कि पिछले अभी कुछ दिन पहले, 4-5 दिन पहले चरक पूजा जो होती है उसमें भी दंगे हुए थे और उस दंगे की दंगे होने की वजह से वहां की जो प्रशासन नाकामयाब रही, उसकी वजह से डीजी का ट्रांसफर किया गया और जो नए डीजी आए उसके बाद भी यहाँ पर दंगे हुए और जो कि आशंका पहले से थी। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगी कि यहाँ आपको पता है कि हावड़ा जो क्षेत्र है वहां पर भी अक्सर दंगे होते रहते हैं, ना केवल राजनीतिक दंगे, कम्युनल दंगे भी होते हैं। साथ ही साथ आप लोगों ने देखा होगा, हावड़ा इसलिए भी प्रचार में आया था, बहुत ज्यादा खूब प्रचार में आया था कि जब कोरोना की जब लॉकडाउन लगा था, माधवी जी वो कह रहे हैं कि जो असामाजिक तत्व है वो तो हर जगह है, हर राज्य में है, तो फिर आखिरकार पश्चिम बंगाल को लेकर ये सवाल क्यों? जी बिल्कुल, पूरा जवाब देना चाह रही हूँ। वहां पर इन लोगों ने ड्रोन से पूरा इन्वेस्टिगेशन किया, ड्रोन से पूरा देखा, लेकिन जब इनको आशंका थी कि यहाँ ऑलरेडी 5 दिन 6 दिन पहले मुर्शिदाबाद के क्षेत्र में दंगे हो चुके थे, तो ड्रोन से क्यों नहीं देखा गया कि छत पे पत्थर रखे हुए हैं कि नहीं? कम से कम इतना तो नॉलेज होना चाहिए। बताना होगा नैतिक जिम्मेदारी किसकी बनती है? क्या एक मुख्यमंत्री का ये काम होता है कि वो मंच से रामनवमी को दंगा करने वाला दिन घोषित करे? अगर ये बोलना उचित है, जहाँ पर लगातार कम्युनल दंगे होते रहते हैं। ये देखिए, ये आप लोग जो भाजपा पर ध्रुवीकरण का जो आरोप लगा रहे हैं ना, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि कम्युनल दंगे करने के लिए ममता बनर्जी। राहुल जी, 1 मिनट उनको बोल लेने दीजिए, मैं आऊंगी आपके पास। आप दोनों मिलकर उनको घेर रहे हैं, 1 मिनट अपनी बात को कंप्लीट कर ले। जब आप बोलते हैं तब मैं बीच में नहीं आती हूँ प्लीज। आपकी ये हमेशा आदत है कि जब भी आप किसी डिबेट पे रहते हैं आप बीच में इंटरेक्ट बहुत ज्यादा करते हैं। मुझे बात तो कंप्लीट करने दीजिए ना, जो सवाल पूछा जवाब तो चाहिए ना। नहीं, आप तो जवाब जानने के लिए सवाल पूछते ना, फिर ऐसे ही पूछ देते हैं, उनको बोलने दीजिए, जवाब तो वही देंगे। आप पूछिए या फिर इन लोगों को बोलने दीजिए। माधवी जी अब आप कहिए। जी बिल्कुल, मैं अपनी बात कंप्लीट कर रही हूँ। बार बार ये मुख्यमंत्री ने भी कहा कि मेरे पास प्रूफ है, 10 लोग इंजर्ड हुए इतनी बुरी तरीके से। जब 5 दिन पहले जहां पर हिंसा हुई है वहां पर क्यों नहीं सही तरीके से इन्वेस्टिगेशन हुआ? जो डीजी का हटाने की बात है वो इसीलिए हटाया गया क्योंकि वहां पे ऑलरेडी दंगे हो रहे थे, लेकिन बावजूद उसके प्रशासन, आज तो चलिए आप लोग राजनीतिक स्तर पे बोल देते हैं कि वहां पर आचार संहिता लगी हुई है,
तो अभी मतलब लॉ एंड ऑर्डर इस तरीके से है, लेकिन पिछली बार जितने दंगे हुए उसके बारे में आप क्या कहेंगे? आप लोगों ठीक है को क्या माधवी जी, कोई ठीक है। संजय जी कुछ कहना चाहते हैं? संजय जी एक मिनट आपको कोई ज्योतिषा संजय के जी, बताता है कि मुख्यमंत्री की रामनवमी तरफ से के खुद कहा गया आप लोग और हिंदू धर्म के ठीक जितने आयो भी एक मिनट त्योहार माधवी जी, हैं, एक मिनट उसको ठीक है, दंगे मैंने का आपको नाम वक्त देना दिया। चाह रहे हैं? माधवी मतलब जी मैंने आपको वक्त दिया, आप संजय जी को कहने दीजिए। संजय जी, मुख्यमंत्री को रामनवमी से ठीक पहले ये कहने की क्या जरूरत पड़ गई? बीजेपी कह रही है कि उकसावे की बात देखिए, मुख्यमंत्री ने कही। जितना लंबा समय आपने बीजेपी प्रवक्ता को दिया है तो थोड़ा सा मुझे दीजिए। नहीं सर, आप दो लोग पहली हैं, बात है, दोनों रिकॉर्ड पर उठा हमला, के एक बार उनको भी तो वक्त मिलना चाहिए। रिकॉर्ड उठा के सुन लीजिए, रिकॉर्ड उठा के देख लीजिएगा। रामनवमी के जितने दंगे हुए, मैं नहीं कह रहा हूँ, सरकारी आंकड़ा है 69% दंगा बीजेपी शासित प्रदेशों में होता है सर, 69%। और मैं पिछले साल की बात बता रहा हूँ, कांवड़ यात्रा निकल रहा था बरेली में, और बरेली में वही हुआ जो हमेशा बंगाल में होता है। वो रूट से हट करके जैसे ही वो दूसरे रूट पर चले गए जहां मस्जिद वगैरह थी, वहां घुस गए। वहां के एसएसपी ने जब रोका उनको तो उनका ट्रांसफर कर दिया गया। ये है दो तरफे की बातें। और दूसरी बात, अभी इनको पता ही नहीं है कि डीजी का जो ट्रांसफर हो गया है वो 17 मार्च को हो गया है, ना कि अभी हुआ है। आप पहले तो पढ़ करके आए कि जब किसी डिबेट में बैठे, राष्ट्रीय चैनल में आप बैठ करके ये बातें कर रही हैं। डीजी का ट्रांसफर 17 मार्च को हो चुका है और अभी डीआईजी का ट्रांसफर 2 दिन पहले हुआ है। और तभी ममता दीदी ने कहा, जब सरकारी मामले में हमारे पास, मुख्यमंत्री के पास कोई जब पावर, सारे के सारे जो अधिकार होते, संवैधानिक अधिकार चुनाव आयोग के पास होते, तो चेताएगा कैसे? कोई ना कोई चेताने वाला तो मुख्यमंत्री तो होंगी ना। उन्होंने चिताया, ये दंगे हो सकता है, ये ऐसा हो सकता है, उन्होंने इसको चिताया ताकि लोग सहयोग है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि अमित मालवीय रिकॉर्डिंग कहां से पा जाते हैं, शुभेंदु अधिकारी ये रिकॉर्डिंग कहां से पाते हैं? जहां पे मीडिया नहीं पहुंच पाती, वो शुभेंदु अधिकारी और अमित मालवीय पहुंच जाते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि शुभेंदु अधिकारी, अमित मालवीय, इनके लोग जो है ये फैले रहते हैं कि इनका दंगा होगा, ये करवाएंगे, उसके बाद की वीडियो रिकॉर्डिंग जो है ये पूरा का पूरा न्यूज चैनल। माधवी जी आती हूँ आपके पास। मैं तो ये नहीं समझ में आता छोटे से सवाल का जवाब दीजिए, इनके जब पास कहां से मुख्यमंत्री को सब कुछ किस तरीके पता से पहुंच रहता जाते है हैं, कि सबसे ये पहले होने यहाँ वाला दंगा होने वाला है और है, ऐसी इसका हिंसा मतलब कौन भड़कने है वाली दंगे के है, पीछे? तो चुनाव से पहले भी जब घटनाएं होती हैं तो उनको काबू क्यों नहीं पाया जाता? मुझसे पूछा आपने? जी संजय जी। देखिए, पहली बात फिर मैं बता रहा हूं, जब भी इस तरह की घटनाएं होती हैं, जब भी इस तरह की घटनाएं होती है, अगर रूल को कोई फॉलो करेगा, मैंने कहा ना, इन्होंने हाईकोर्ट में जाकर के हलफनामा दिया है कि 200 लोग, हाईकोर्ट ने कहा 200 लोगों के लिए हजारों लोगों की भीड़ है। अब देखिए, ये तो खुद ही, इनको तो इनके कोड ऑफ कंडक्ट इनके ऊपर लगाना चाहिए, बीजेपी के ऊपर लगना चाहिए। और जितने भी अराजक तत्व नहीं कहेंगे हम, ये बीजेपी के ही लोगों ने करवाया हुआ है ये सारा का सारा। आज कल इलेक्शन होने वाला है, अगर आपके पास तो आधार है, अगर आपके पास सबूत है तो कोर्ट जाइए ना। अगर आपके पास सबूत है तो कोर्ट जाइए। अगर आपको लगता है कि बीजेपी के इन्वॉल्वमेंट है इसमें, निश्चित रूप से ये कुछ नहीं होगा ना। ये भी तो दूसरा पहलू है कि जो लॉ एंड ऑर्डर है वो स्टेट के जिम्मे, आप छोड़ दीजिए चुनाव को। लेकिन क्या इससे पहले ऐसी कोई घटना पश्चिम बंगाल में नहीं घटी? मैं पूरी लिस्ट निकाल दूंगी सर, क्या बात कर रहे हैं आप? पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले क्या चुनाव आयोग हिंसा के नहीं हुई पास है? भी जो है डिटेल जा चुका है, भेजा जा चुका है, और हाईकोर्ट में भी हम अपना पिटीशन दायर करेंगे, बिल्कुल करेंगे, छोड़ नहीं देंगे इनको ऐसे, क्योंकि हमें पता है कि अभी प्रिया जी, जो आपका सवाल है वो काफी महत्वपूर्ण है। इस पूरे घटनाक्रम को हम लोग को 2 आधारों पर बांटना पड़ेगा। जो चुनाव आचार संहिता से पहले का घटनाक्रम है उसकी जिम्मेवारी राज्य सरकार को लेनी पड़ेगी, और जो चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद जो घटनाक्रम है उसकी जिम्मेवारी निर्वाचन आयोग को लेनी पड़ेगी। ये इसको बिल्कुल जो आपने सवाल पूछा है, इसको 2 हिस्सों के साथ देखना पड़ेगा। और हम लोगों को यह भी चीज सोचना पड़ेगा कि आखिर जब गृह मंत्री अमित शाह होते हैं, आखिर ऐसी क्या स्थिति आती है कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली जैसे जगह में, जो देश की राजधानी जहां पर पूरे दुनिया की नजर होती है, वहां पे भी दंगे हो जाते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो ममता बनर्जी हो, ये तमाम लोग दंगे के आरोपों में उस तरह से स्पष्ट रूप से जिस तरह से निखर के आना चाहिए, ये लोग बार बार इनके ऊपर उस प्रकार के आरोप लगते हैं। हिंसा को समेटने में इनकी जो भूमिका होनी चाहिए, वो भूमिका का निर्वहन करने में ये लोग सफल रहते हैं। इसीलिए वहां पे जनता तीसरे नंबर, यानी राहुल लाल जी, अगर वहां पर लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त हुई तो इसके लिए सरकार जिम्मेदार, आप कह रहे हैं? नहीं, मैं कह रहा हूं कि अगर अभी चुनाव के समय चुनाव से पहले भी और चुनाव से पहले के लिए वहां की राज्य सरकार जिम्मेदार है। देखिए,
अगर जब चुनाव का समय नहीं और सामान्य परिस्थितियों में कुछ इस प्रकार की घटना हो रही है तो फिर राज्य स्टेट प्रेसिडेंट ममता बनर्जी को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। ठीक है, मैं इस पे संजय जी का जवाब दूंगी। सवाल पूछने का अधिकार नहीं इसमें। ठीक है, लेकिन माधवी जी एक मिनट, माधवी जी आपके पास आते हुए वो कह रहे कि भाई चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है, अगर आचार संहिता लागू और कहीं भी ऐसी घटना घटती है तो चुनाव आयोग को इसके लिए कार्रवाई करनी चाहिए। वो चुनाव आयोग को दोष दे रहे हैं। देखिए, अभी बीजेपी को दोष दे रहे थे, अभी चुनाव आयोग को दोष देंगे, अभी थोड़ी देर बाद बिल्कुल दिया जाएगा, लग जाएंगे, थोड़ी देर बाद सीबीआई को दोष देने लग जाएंगे, फिर उसके बाद अगर कुछ नहीं होगा तो प्रधानमंत्री जी को दोष देने लग जाएंगे कि मोदी जी वहां बैठकर दंगे करा रहे हैं। देखिए, इन लोगों को दोषारोपण करना है, इनको ये अपनी गिरबान में झांक कर देखना पड़ेगा कि पिछले सालों से, कितने वर्षों से यहाँ केवल दंगे खाली केवल ये नहीं कि पॉलिटिकल दंगे होते हैं। तो गुजरात में दंगे कैसे हो गए थे पिछले साल? मुख्यमंत्री रामनवमी को दंगे वाला संबोधित करती है लोगों से और ये कह रही है कि मेरे माइनॉरिटी भाइयों बहनों 17 तारीख जो है वो दंगे वाला दिन है। तो इस तरीके का भाषण कौन सी मुख्यमंत्री देती है? कौन से राज्य का मुख्यमंत्री आने वाला? ये बोले चेतावनी, राहुल जी उन्होंने आपको नहीं टोका, एक बार उनकी बात कंप्लीट होने दीजिए। चेतावनी देना चाह रहे थे, किस लिए चेता रहे थे? ये चेताने वाला काम नहीं था, ये बोलने का। आप एक तुष्टीकरण की राजनीति, आप किसी को संतुष्ट करने के लिए एक वर्ग के साथ में आप अन्याय कर रहे हैं और ये बिल्कुल उचित नहीं है। आप लोगों को समन्वय बनाने के लिए स्पीच देना नहीं आता क्या? इतने वर्षों से वो मुख्यमंत्री हैं, उनको नहीं पता आप तमाम संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कीजिए और वैसे में विपक्ष के लोग उसके ऊपर सवाल दंगा जैसा शब्द इस्तेमाल करना चाहिए था 17 तारीख के लिए। आप मुझे बताइए ना, मतलब क्या होता है? राहुल जी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, क्या आप कर रहे हैं, क्या माधवी जी कह रही है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। एक एक करके सर मुख्यमंत्री ने बताइए मुझे, इसका जवाब है कि आपके पास में? अगर उनको चेताना था, अवेयर करना था तो वो ये बोलते हैं कि भाई सामंजस्य बनाइए, समन्वय बनाइए, भाईचारा बनाइए, आपस में मिलजुल के रहिए। किसको बोलती है चीज? वो चुनाव आयोग को जगाने का प्रयास कर रही थी। वो तो कह रही है कि आपको जब भी मौका मिलता है किसी न किसी को दोषी ठहरा देते, बस ठहराने के लिए बोल देते कि ये कसूरवार है, ये कसूरवार है। एक मिनट संजय जी कुछ कहना चाहते हैं, एक मिनट संजय जी को मिलाइए। संजय जी एक मिनट संजय जी, सवाल ये उठ रहा है कि अगर चुनाव से पहले ऐसी कोई भी घटना घटेगी, किसी भी धार्मिक कोई भी आयोजन को अगर इस तरीके से हमला बोला जाएगा, वहां पर ईंट पत्थर लाए गए बकायदा, कैसे कह दिया जाए कि एकदम से ऐसी घटना घटी है? अगर सुनियोजित ढंग से ऐसी कोई भी घटना और कभी भी ऐसी घटे तो क्यों सवाल ना उठे कि ध्रुवीकरण की कोशिश है, वोटों की ध्रुवीकरण की कोशिश की वहां पर पूरी रणनीति बनाई जा रही है? पिछले साल गुजरात में दंगा हुआ था रामनवमी के समय, तो उसकी जिम्मेदारी किसकी है? वो तो गुजरात मॉडल है ना, तो गुजरात मॉडल में वहां पे भी दंगा तो हुआ, तो जिम्मेदारी किसकी है? यहाँ तो चलो ममता दीदी की जिम्मेदारी है, चुनाव से पहले हुआ, तो वहां पे तो गुजरात में तो चुनाव नहीं था, तो वहां कैसे होते? मैंने अभी कहा कि सरकारी रिपोर्ट है 69% दंगे रामनवमी के टाइम पे ये केवल भाजपा शासित प्रदेशों में होता है। इसके बारे में माधवी जी कुछ नहीं बोलेगी। और उसके बाद प्रधानमंत्री जी कल जय श्री राम के नारे लगा रहे थे। यहाँ मुसलमानों को अगर कुछ बोल दिया तो इनको मिर्ची लग गई। क्यों? क्या पाकिस्तान को एड्रेस कर रही थी क्या? कल पाकिस्तान वहां पे जय श्री राम के नारे मोदी जी लगा रहे थे, चुनाव आयोग ने कोई संज्ञान नहीं लिया। अमित शाह जी राम के फोटो लेकर के घूमते हैं, चुनाव आयोग ने कोई संज्ञान नहीं लिया। क्यों? क्योंकि मोदी जी और अमित शाह चुनाव आयोग से बढ़ करके उनको संज्ञान नहीं लिया जाता है। लेकिन संज्ञान किसको लेना करेंगे? विपक्षी पार्टियों को संज्ञान लेना चाहिए, उसके बारे में बात करनी चाहिए। ये लोग तो ऐसे लगता है भगवान हो चुके हैं, इनको भगवान की तरह मानने लग गए हैं लोग कि चुनाव आयोग भी इनको भगवान मानती है, इनको पूछती नहीं है। अरे कल जब मोदी जी सार्वजनिक भाषण में राम के नाम लेकर के वोट मांग रहे थे, जिस तरीके से दिखा रहे थे हेलीकॉप्टर बैठ करके पूजा कर, अरे तो फोटोग्राफर वो पूजा कर रहे थे, अपने आप करते हैं, उसके पीछे फोटोग्राफर को जाने के दिखा क्यों रहे, हाथ जोड़ रहे हैं, कर रहे हैं? ये कौन सी पॉलिटिशियन करने की जरूरत है? संजय जी, माधवी जी जवाब दीजिए। प्रिया जी क्या बोलना चाह रहे हैं कि राम का पोस्टर लगा के जय श्री राम के नारे लगाना, क्या आपने कहीं ये बोलना चाह रहे हैं? आप ये बोलना चाह रहे हैं कि भाई राम का नाम नहीं ले सकते? राम जी की शोभा यात्रा चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है ना? राम जी का पोस्टर या मंदिर बनाने के लिए उतरी है? आप राजनीति करने उतरी है, मंदिर के लिए उतरी है? किसके लिए उतरी है? किस काम के लिए है? आप देश की राजनीति करने आई है। अगर मंदिर बन रहा है तो पंडे बने जाकर के, मंदिर बने जाकर, घंटी बजाए जाकर के, इसका उतरी है। आप केवल मंचों का इस्तेमाल क्यों कर रही है? सर तो उनके तो मैनिफेस्टो में भी था ना ये।
संजय जी, राम जी को आप लोगों ने क्या भाजपा के साथ एकदम जोड़ दिया? राम आपके नहीं है क्या? आपका नाम नहीं, राम सबों के हैं, लेकिन चुनाव प्रचार में राम सबके हैं, नहीं चुनाव हो में सकते। राम का नाम लेना पड़ता है। जैसे तीनों बोलने लगेंगे तो किसी की बात समझ में नहीं आएगी। एक एक करके खत्म, राम जी को किनारे कर देते हैं, फिर जैसे इलेक्शन आता है फिर राम जी को बीच में ले आते हैं। अरे कब तक राम के नाम पे वोट मांगते रहेंगे? अरे संजय जी, कम पहले से उनको कम बोलने 5 दीजिए। मिनट में वोट मांगिए ना। आप 10 साल से राज संजय कर जी रहे एक हैं, आपके मिनट, पास माधवी जी काम की बात गिनाने के अब लिए कुछ कंप्लीट नहीं कीजिए। होता है। बहुत राम के नाम संक्षेप पे में वोट संजय जी मांगते हैं। मैं अभी लौट रही हूँ आपके पास। प्रधानमंत्री का आपकी एक बात मिनट कर रहे संजय हैं। जी को बोलने तो दीजिए। जंगलों की संजय बात जी एक करते मिनट, हैं, माधवी जी छत्तीसगढ़ में जंगल कटवा रहे हैं अडानी के साथ, वो उसके बारे में बात नहीं करेंगे। संजय जी, एक हमेशा मिनट। कल जो है त्रिपुरा में पहुंचे, आप धारा प्रवाह नहीं, बोलते नहीं, जाएंगे तो नहीं, किसी एक और को तो सेकंड, बोलने दस- दीजिए। दस एक सेकंड, मिनट, 10 सेकंड, मैं आपको 10 टाइम दूंगी, सेकंड, मैं आपको 10 टाइम दूंगी। सेकंड, बात है 10 माधवी जी, सेकंड, एक मिनट 10 सेकंड, बहुत 10 सेकंड, मैं लौट रही एक हूँ। बात करके खत्म करता हूँ। ठीक है, कल कहिए। प्रधानमंत्री जी त्रिपुरा में गए थे, वहां से 113 किलोमीटर दूर मणिपुर थे। प्रधानमंत्री मणिपुर क्यों नहीं गए? ठीक है, हो गया आपका 10 इसलिए वहां पे भी सेकंड। तो माधवी चुनाव जी हो रहा है। एक मिनट, माधवी जी मुख्यमंत्री जो ममता बनर्जी है वो संदेश खाली क्यों नहीं गई? जवाब दीजिए। संदेश खाली तो बहुत किलोमीटर दूर नहीं है, पश्चिम बंगाल के अंदर ही है। बंगाल कोलकाता से कितनी दूर है जरा बता संदेश दीजिए। प्रिया जी, संजय जी ये एक दोनों मिनट, बातें वक्त मालूम की थोड़ी है। कमी है। एक मिनट बस, बात- एक मिनट संजय जी एक मिनट रुकिए। आप टीएमसी को सपोर्ट करते हैं, उसकी विचारधारा को सपोर्ट करते हैं। सवाल सुनिए संजय जी, एक मिनट में सवाल सुनिए। माधवी जी प्लीज, माधवी जी एक मिनट में, बस वक्त की थोड़ी कमी है। संजय जी, इसी डिबेट शो में आपने कहा था कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ऐसी मात्र चीफ मिनिस्टर हैं जो कि बिना सिक्योरिटी राज्य में घूमती हैं। क्या आप दिल पर हाथ रख करके वो ये वादा कर सकते हैं कि पश्चिम बंगाल में कोई भी शख्स घूमे उसे सिक्योरिटी की जरूरत नहीं पड़ेगी? क्योंकि आज तो हालात कुछ और हैं। बिल्कुल नहीं पड़ेगी, बिल्कुल नहीं पड़ेगी। मैं अब बिल्कुल कह सकता हूँ। और बाकायदा आईपीएल का मैचेस हो रहा है, रात को 11:30-12 बजे वहां पे लेडीज जेंट्स सब लोग आते हैं, मैच देखते हैं, उसके बाद वो सीधे घर ठीक है, जाते हैं। एक क्लोजिंग कमेंट बस, एक मिनट राहुल लाल जी कुछ कह नहीं पाए। आप बस क्लोजिंग कमेंट में, वक्त की थोड़ी कमी है। राहुल लाल जी, सुना है वहां राहुल पे लाल सब प्रिया जी सुरक्षित देखिए, है, पूरे जितने सुरक्षित घटनाक्रम पश्चिम में बंगाल में मैं महिलाएं सुनकर कह कहीं रहा नहीं है। हूँ कि यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी और तमाम लोग जो है ध्रुवीकरण की राजनीति के संदर्भ में इस प्रकार की चीजों का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है सर, आरोप क्योंकि प्रत्यारोप मेरे का इस दौर तरह- तो चलता रहेगा, लेकिन और- सवाल पूछे जाएंगे और और प्रिया जी- सवाल ये भी रहेगा कि आखिरकार चुनाव से ठीक पहले पश्चिम बंगाल में क्यों ऐसा होता है। आप तीनों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। वक्त की हमारे पास थोड़ी कमी है, लेकिन इस बड़ी खबर पर लगातार हम चर्चा करते रहेंगे, क्योंकि पश्चिम बंगाल में जो हालात बने हुए हैं वो आज के नहीं है। इससे पहले भी ऐसी घटनाएं होती रही और सियासत भी चलती रही।